हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका एजुकेटर कमलाक्ष झा। 29 सितंबर 2020 का करंट अफेयर्स का ये लेक्चर आप लोग देख रहे हैं। इस लेक्चर में हम लोग वेरियस सोर्सेज से न्यूज को कवर करते हैं, जैसे कि द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव मिनट जैसे जो न्यूज़पेपर्स होते हैं उनकी न्यूज को कवर किया जाता है। पीआईबी की रिपोर्ट्स को डिस्कस करते हैं। राज्यसभा टेलीविजन में जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज डिस्कशन डिबेट्स आती हैं उनको कवर करते हैं, प्लस वेरियस मैगजीन जैसे कि ईपीडब्ल्यू, डाउन टू अर्थ के भी आर्टिकल्स को डिस्कस करते हैं। इन शॉर्ट गाइस, अगर आपने इस लेक्चर को पूरा एंड तक देखा तो आपको किसी भी सोर्स से करंट अफेयर्स को प्रिपेयर करने की आवश्यकता नहीं होने वाली है। एंड आप में से जो भी स्टूडेंट सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैंडेटरी है इस पूरे लेक्चर को एंड तक देखना। यहां पर हम लोग प्रीलिम्स और मेंस दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से न्यूज को कवर करते हैं। इंग्लिश हिंदी दोनों में न्यूज कवर की जाती है। एंड जिस प्रकार से सिविल सर्विसेज में हम लोग को जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 देखने को मिलता है, तो यहां पर उसी के अकॉर्डिंग न्यूज को भी हम लोग कवर करते हैं। तो आप देख सकते हैं पेपर 2 और पेपर 3 के कुछ टॉपिक्स हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। एंड गाइस, चैनल का नाम करंट अफेयर्स बाय कमलाक्ष झा है। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा और बेल आइकन पे भी जरूर हिट कीजिएगा। और टेलीग्राम पर भी सेम नाम से चैनल है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप फेसबुक पर हैं तो आप मेरे नाम कमलाक्ष झा को सर्च करके आप मुझे ऐड भी कर सकते हैं। तो चलिए समय ना वेस्ट करते हुए फटाफट लेक्चर को शुरू कर लेते हैं। आज पेपर 1 से रिलेटेड कोई टॉपिक नहीं आया, तो डायरेक्टली पेपर 2 से रिलेटेड हम लोग टॉपिक्स को डिस्कस कर रहे हैं। यहां पर बात हो रही है लोक अदालत के बारे में। तो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हम लोग जानेंगे लोक अदालत के बारे में, जिससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। बट बिफोर दैट, ये टॉपिक न्यूज में क्यों है उस चीज को हम लोग समझते हैं। तो बताया जा रहा है कि एक डेली वेजर ओडिशा से बिलोंग करते हैं, एक दैनिक मजदूर है ओडिशा के। इन्होंने हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट लोक अदालत में मामला दर्ज किया है और इन्होंने आरोप लगाया कि इनको आधार कार्ड नहीं मिल पा रहा है। इन्होंने 21 बार आधार कार्ड अपना बनवाया, फोटोग्राफ्स अपनी खिंचवाई अलग अलग लोकेशंस पर, यानी कि अलग अलग सेंटर्स पर गई है रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए। उसके बावजूद भी इनका आधार कार्ड बनकर नहीं आया। इन्होंने काफी कंप्लेंट्स वगैरह भी करी, बट उस पर भी कोई कार्रवाई वगैरह नहीं हुई। तो इसलिए ये इन्होंने पूरा मामला जो है वो दायर किया, दर्ज करवाया लोक अदालत के अंदर। तो इसलिए ये टॉपिक न्यूज में है। बट मेनली एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से हम लोग समझेंगे लोक अदालत के बारे में कि क्या होता है ये लोक अदालत, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं इससे रिलेटेड। सबसे पहली चीज तो ये एक ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म हम लोग को देखने को मिलता है। एक वैकल्पिक विवाद निवारण तंत्र हम लोग को ये देखने को मिलता है। ये एक फोरम है जहां पर मामले वगैरह, जो पेंडिंग केसेस वगैरह जो होते हैं वो बेसिकली रिजॉल्व किए जाते हैं, सेटल किए जाते हैं, राइट। इसके अलावा गाइस, जैसा आपने प्रियम्बल पूरा पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा प्रियम्बल के अंदर हम लोग को देखने को मिलता है कि सभी इंडियन सिटीजन्स को प्रॉमिस किया गया था प्रियम्बल के अंदर कि सभी को जस्टिस मिलेगा, सोशली, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय जो है वो सभी इंडियन सिटीजन को दिया जाएगा। तो इस चीज को देखते हुए, इस प्रॉमिस को फुलफिल करने के पर्पस के लिए ये लोक अदालत का फॉर्मेशन किया गया था, राइट। इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस की बात करें, संवैधानिक आधार की बात करें, आर्टिकल 39A जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो ये कहता है कि हमारी कंट्री के अंदर समान अवसर के आधार पर न्याय को बढ़ावा देना है, राइट, यानी कि जस्टिस को प्रमोट करना है इक्वल अपॉर्चुनिटी के बेसिस के ऊपर। और कॉन्स्टिट्यूशन ये प्रोवाइड कराता है कि जो वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है हमारी, राइट, उनको फ्री लीगल एड प्रोवाइड कराना है, क्योंकि इक्वल अपॉर्चुनिटी सबको देनी है न्याय के मामले में, जस्टिस के मामले में। इसके अलावा आर्टिकल 14 जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, ये कहता है कि ये कंपलसरी है स्टेट के लिए कि स्टेट गारंटी दे इक्वालिटी बिफोर लॉ की गारंटी स्टेट को देनी है, कानून के समक्ष समानता की गारंटी देनी है राज्य को, और ये अनिवार्य है। ये चीज आर्टिकल 14 के अंदर हम लोग को देखने को मिलती है। तो आर्टिकल 39 है और आर्टिकल 14 भी जो है वो सपोर्ट करती है लोक अदालत को, यानी कि लोक अदालत के फॉर्मेशन को। इसके अलावा एक और चीज याद रखना, कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि ये फलाना बॉडी स्टैट्यूटरी है या कॉन्स्टिट्यूशनल है, तो याद रखना लोक अदालत एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। और जब भी कोई बॉडी स्टैट्यूटरी बॉडी होती है तो इसका मतलब ये याद रखिएगा उस बॉडी को किसी कानून के द्वारा बनाया गया होता है। और ये जो बॉडी है ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, मतलब ये कानून के द्वारा बनाई गई है। और ये कानून कौन सा है? लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट 1987, इसके तहत ये लोक अदालत बनाई गई थी, राइट। तो ये चीज आप लोग को पता होनी चाहिए। इसके अलावा इनका जो डिसीजन होता है, यानी कि लोक अदालत में जो केस चल रहे होते हैं और केस पर जब जज अपना जजमेंट देते हैं तो उनका जो जजमेंट होता है जज का, वो फाइनल जजमेंट होता है, राइट, यानी कि अंतिम उनका निर्णय ये होता है और बाध्यकारी होता है सभी पार्टीज के लिए कि उनके निर्णय को जो है उन्हें फॉलो करना है। जैसे कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय जो होता है वो फाइनल हम लोग को देखने को मिलता है, वैसे ही लोक अदालत का जो निर्णय है ये फाइनल है। एंड बहुत इंपॉर्टेंट चीज याद रखना, लोक अदालत के अगेंस्ट आप कहीं और मामला जो है वो दायर नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे कि आपको पता होगा, अपीलेट सिस्टम के बारे में आप जानते होंगे, कई बार मैं आपको ऑलरेडी बता भी चुका हूं। जैसे कि डिस्ट्रिक्ट केस में
डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एक केस चल रहा है, ठीक है। अब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज ने उस केस का जजमेंट दिया। आप क्या कर सकते हो, उसके जजमेंट को चैलेंज कर सकते हो ऑनरेबल हाई कोर्ट के पास, और हाई कोर्ट के जो जज हैं उन्होंने उस केस पर जब जजमेंट दिया है तो उस जजमेंट को आप ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास चैलेंज कर सकते हो। तो ये क्या है, एक अपीलेट सिस्टम है। बट यहां पर कोई भी लोक अदालत का अपीलेट सिस्टम नहीं होता। लोक अदालत के अंदर जज के द्वारा दिए गए जो जजमेंट होते हैं उनको कहीं और चैलेंज नहीं किया जा सकता। बट हाँ, सिटीजन के पास ये बेसिकली अधिकार होता है कि उन्होंने जो जजमेंट दिया है उसको आप रेगुलर कोर्ट पर जो है वो चैलेंज कर सकते, चैलेंज नहीं करेंगे एग्जैक्टली, उसको आप रेफर कर सकते हो रेगुलर कोर्ट के पास, राइट, कि ये जजमेंट आया था और ये जजमेंट के अंदर ये इश्यूज हैं, इस जजमेंट ने इन फलाना चीजों को वायलेशन किया है, तो वो रेगुलर कोर्ट में चला जाएगा, यानी कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पे आप ले जा सकते हो पूरे मामले को। फिर उसके बाद फिर आप भले ही अपीलेट सिस्टम का उपयोग कर सकते हो, क्योंकि जस्टिस एक इंडिविजुअल का, एक इंडियन सिटीजन का अधिकार हम लोग को देखने को मिलता है ना। तो वो अगर कहीं पर कुछ भी चीज अगर गलत हो रही होगी तो ऑब्वियस बात है कि सिटीजन उस चीज को चैलेंज कर सकते हैं। बट हाँ, इनके जजमेंट को डायरेक्टली चैलेंज किसी हायर अथॉरिटी के पास नहीं किया जा सकता, जैसे कि हम लोग रेगुलर केसेस में देखने को मिलता है हम लोग को कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट एंड देन सुप्रीम कोर्ट वाला मैटर जो हम लोग को देखने को नहीं मिलता, राइट। तो वैसी चीज, तो इसमें याद रखिएगा इसमें कोई भी अपीलेट सिस्टम नहीं है। इसके अलावा कोर्ट फीस की बात करें तो इसमें कोई भी कोर्ट फीस नहीं लगती है। एंड अगर कोई मैटर पेंडिंग होता है किसी और कोर्ट के अंदर, राइट, तो उसमें अगर किसी इंडिविजुअल ने कोर्ट फीस पे करी होती है, अब देखो कोर्ट फीस क्या है, मैं आपको इजी तरीके से समझाता हूं, मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस है, क्योंकि मेरे फादर का ऑलरेडी एक केस चल रहा है, सिविल केस प्रॉपर्टी का, राइट। तो क्या होता है, जो कोर्ट फीस जो होती है ना, ये कोर्ट फीस में ये मत समझना कि कोर्ट फीस जो होगी वो स्टैंप वाली होगी 500,000 रुपए 2,000 रुपए, नहीं, लाखों में कोर्ट फीस होती है। मेरे फादर ने जो कोर्ट फीस अभी भरी है कोर्ट में वो 1,80,000 या फिर शायद उससे ज्यादा भरी, यानी कि 1,80 और 180 दो इस तरीके की भरी गई है। एंड वो इतनी ह्यूज अमाउंट जो होता है वो डिपेंड करता है कि केस जो है उसकी वर्थ वैल्यू कितनी है। तो वो पापा की प्रॉपर्टी की वर्थ वैल्यू काफी ज्यादा थी, तो उसके अकॉर्डिंग ये जो कोर्ट फीस है इसकी वैल्यू भी काफी ज्यादा रखी गई। बट हाँ, कोर्ट फीस जो होती है ना वो रिफंडेबल हो जाती है, कि यानी कि मैटर जब रिजॉल्व होता है तो वो कोर्ट फीस रिफंड कर दी जाती है कोर्ट के द्वारा। बट यहां पर जैसे कि एक व्यक्ति का केस जो है सिविल कोर्ट में चल रहा है, ठीक है, अब उस व्यक्ति ने उस केस को जो है वो ट्रांसफर करवाया लोक अदालत के पास, और लोक अदालत में जब पूरा मैटर सुलझ जाता है, रिजॉल्व हो जाता है, तब उस व्यक्ति ने जो सिविल कोर्ट में जो अपनी फीस पे करी होगी वो उनको फीस जो है वो वापस मिल जाएगी। एंड वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग जो ध्यान रखना आप, कि इनके जो डिसीजन जो होते हैं वो सिविल कोर्ट के हम लोग को देखने को मिलते हैं, कि सिविल कोर्ट्स के पास जो जजमेंट होते हैं ना सिविल कोर्ट के, तो वो सेम जजमेंट जो होते हैं वो इनके हम लोग को देखने को मिलते हैं, लेकिन इनके जो जजमेंट्स हैं, डिसीजन है, उनको सिविल कोर्ट के डिसीजन के तौर पर माना जाता है, राइट। तो ये चीज आप लोग को थोड़ी सी पता होनी चाहिए इसके बारे में, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा यहां पर किस टाइप के मैटर्स हम लोग को देखने को मिलते हैं इस कोर्ट के अंदर, लोक अदालत के अंदर, तो यहां पर कोई भी केस किसी भी कोर्ट में पेंडिंग अगर होता है तो वो यहां पर ट्रांसफर किया जा सकता है। दूसरा, अगर कोई भी मामला है जो कि अभी तक कोर्ट में गया नहीं है, दायर नहीं हुआ है किसी भी कोर्ट के अंदर, उसको भी यहां पर सुना जा सकता है, राइट। यानी कि कोई भी ऐसा मैटर है जो कि कोर्ट में लगने वाला होता है बट वो वहां पर लगता नहीं है रेगुलर कोर्ट में, तो भी यहां पर फ्रेश केसेस को भी लिया जा सकता है। तो यहां पर यह बात याद रखिएगा, सिर्फ पेंडिंग केस नहीं लिए जा, मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ पेंडिंग केस ही लिए जाएंगे, इसके अलावा फ्रेश केसेस भी जो है वो यहां पर लिए जा सकते हैं, क्योंकि इस प्रकार की जो कुछ चीजें होती है ना छोटी छोटी, ये प्रीलिम्स में आ जाती है कि लोक अदालत में सिर्फ और सिर्फ पेंडिंग केसेस ही लिए जाएंगे, तो वो स्टेटमेंट गलत होगा, क्योंकि यहां पर फ्रेश केस भी लिए जाते हैं। कोई भी डिस्प्यूट जो होता है जो कि किसी भी कोर्ट में नहीं दायर हुआ होता है वो भी यहां पर मतलब इसकी सुनवाई हो सकती है, ठीक है। इसके अलावा यहां पर सिर्फ और सिर्फ कंपाउंडेबल नेचर के ही मैटर जो है, मामले जो है वो सुने जाते हैं, नॉन कंपाउंडेबल नेचर के मामले यहां पर नहीं सुने जाते। अब कंपाउंडेबल क्या होता है, ऐसा मामला जिसमें कॉम्प्रोमाइज हो सकता है, तो वो कंपाउंडेबल हम लोग को देखने को मिलता है, यानी कि जिसमें कॉम्प्रोमाइज हो सकता है, यानी दो पार्टीज जो है वो आपस में कॉम्प्रो करके जो है वो मैटर को सुलझाएंगी। तो अगर ऐसा कॉम्प्रोमाइज वाला जो मैटर्स होते हैं वो यहां पर सुने जाते हैं, नॉन कंपाउंडेबल या नॉन कॉम्प्रोमाइज वाले मैटर्स यहां पर नहीं सुने जाते, ठीक है। तो ये चीज एक क्लियरिटी रखना, कभी कभी प्रीलिम्स में इससे रिलेटेड डायरेक्ट क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। तो ये था पूरा ओवरऑल टॉपिक लोक अदालत से रिलेटेड। न्यूज की बात करें गाइस, तो देखिए बताया जा रहा है कि केंद्र ने 5 राज्यों को अलाउ कर दिया है कि वो एडिशनल 9,913 करोड़ रुपए जो है वो ले सकते हैं ओपन मार्केट बोरोइंग्स के थ्रू, और ये एक्स्ट्रा पैसा है, एक्स्ट्रा लोन जो है अब इन राज्यों को ऑफर किया जा रहा है, दिया जा रहा है बेसिकली इनकी रिक्वेस्ट पर केंद्र सरकार के द्वारा। और ये 5 स्टेट्स हैं, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, गोवा और त्रिपुरा। आप ऑलरेडी जानते हैं कि कोरोना वायरस के समय पे स्थिति काफी खराब हम लोग को देखने को मिली थी, और इस खराब स्थिति में काफी सारी स्टेट जो हैं
वो अपने खर्चे को मेंटेन नहीं कर पा रही है, अपने एक्सपेंडिचर को मीट नहीं कर पा रही हैं, राइट। तो इस चीज के लिए इन्होंने डिमांड करी थी कि इनको और थोड़ा पैसा चाहिए और थोड़ा लोन चाहिए। बट हालांकि मई मंथ की अगर हम लोग बात करें, मई महीने की, तो मई महीने में ऑलरेडी सेंटर ने कह रखा था कि जो भी स्टेट्स हैं उनका ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीएसडीपी के 2% तक वो लोन जो है वो और बोरो कर सकते हैं, यानी कि और पैसा जो है वो ले सकते हैं अब 2% तक अपने स्टेट मतलब ग्रॉस स्टेट जीडीपी डीपी के डोमेस्टिक प्रोडक्ट के, राइट। और ये फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए कहा गया था और इसमें कुछ कंडीशंस हालांकि सेंटर के द्वारा रखी गई थी। बट अभी क्या हुआ है, ऑलरेडी काफी सारी स्टेट जो है उन्होंने ऑलरेडी पहले से बोरो कर रखा है सेंटर से, राइट, अपने खर्चे को मेंटेन करने के लिए। हालांकि पूरी की पूरी जितनी भी हमारी स्टेट्स है ना, सभी ने सेंटर से पैसे ले रखे हैं, बोरो कर रखे हैं, राइट, अपने खर्चों को चलाने के लिए, क्योंकि कोरोना वायरस के समय पे रेवेन्यू तो हुई नहीं, इनकम तो हुई नहीं, तो और खर्चे जो है वो हम लोग को देख ही रहे हैं, बनने मिलते ही रहे, यानी कि खर्चे तो हो ही रहे हैं, राइट। तो उन खर्चों को पूरा करने के लिए स्टेट्स ने ऑलरेडी पहले केंद्र सरकार से सभी स्टेट्स ने पैसा ले रखा है। अब फिर इनको और पैसों की आवश्यकता थी अपने खर्चे को पूरा करने के लिए, समझ रहे बातों को। तो अब यहां पर हम लोग को देखने को मिलता है कि जब भी एक्स्ट्रा पैसे ये राज्य जब मांगते हैं सेंटर से, तो सेंटर क्या करती है, उन एक्स्ट्रा पैसे को देती तो है, अलाउ तो करती है, बट उसके साथ कुछ कंडीशन रख देती है कि हम आपको तभी ये पैसा देंगे जब आप ये कंडीशन को फुलफिल करेंगे, राइट। जैसे कि वो केस हम लोग को देखने को मिलता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का, आपको याद आ रहा होगा, ये 1980s और 1990s का समय था। इस समय हम बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस पे चल रहे थे, आपको याद आ रहा है, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हमारे पास था और हमें पैसों की सख्त आवश्यकता थी। हमने आईएमएफ को अप्रोच किया, आईएमएफ ने हमें बोला कि हाँ हम आपको पैसा दे देंगे, बट तभी देंगे जब आप एक्सेप्ट करते हो एलपीजी को, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन को, याद आ रहा है। तो उसके बाद फिर हमने एलपीजी को एक्सेप्ट किया, अपनी क्लोज्ड इकोनॉमी को ओपन किया। इसके अलावा अभी वर्ल्ड बैंक के बारे में भी हमने बात करी थी कुछ दिनों पहले, अगर आपको याद आ रहा होगा, हमने यूनिवर्सल एलिजिबिलिटी कंडीशन के बारे में बात करी थी वर्ल्ड बैंक की 26 सितंबर 2020 के लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। ये 31 मिनट 31 सेकंड पे अगर आप देखेंगे तो ये टॉपिक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन पर, और यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे तो ये टॉपिक आपका खुल जाएगा यहाँ पे, ठीक है, ये वाला टॉपिक यूनिवर्सल एलिजिबिलिटी कंडीशन का। तो इस पे हमने ऑलरेडी काफी डिटेल में पूरी चीज डिस्कस करी थी कि वर्ल्ड बैंक ने जो अभी हमें पैसे दिए हैं, जो सैंक्शन किए हैं $1 बिलियन का लोन, उस पर कुछ इन्होंने कंडीशन रख दी थी। तो वैसे ही जब भी केंद्र एक्स्ट्रा पैसे देती है राज्यों को, तब वो अपने साथ यानी कि पैसे के साथ साथ कुछ कंडीशन यहां पर रख देती है। और अभी 5 राज्यों को ये पैसे दिए जा रहे हैं, परमिशन दे दी गई है कि इन 5 राज्यों को 9,913 करोड़ रुपए इन टोटल दिया जाएगा, राइट। और ये राज्य है आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, गोवा, कर्नाटक, त्रिपुरा, राइट। और इसके साथ जो केंद्र ने कंडीशन रखी है वो ये रखी है कि इन राज्यों को वन नेशन वन राशन कार्ड सिस्टम को इंप्लीमेंट करना होगा अपने अपने राज्यों में, राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिल रही है, राइट। और क्या राज्य जो है उनको सेंटर की परमिशन की आवश्यकता होती है बोरो करने के लिए? हाँ होती है। ये बकायदा आर्टिकल 293 क्लॉज 3 में मेंशन्ड है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, कि जब भी स्टेट जो है वो ऑलरेडी, जब केंद्र ने उनको ऑलरेडी पैसा दे रखा है राज्यों को, राइट, यानी कि सेंटर ने ऑलरेडी पैसा मतलब सैंक्शन कर रखा है राज्यों के लिए, लोन दे रखा है, बट उसके अलावा अगर एक्स्ट्रा पैसा और चाहिए होता है राज्यों को, तो क्या कर सकते हैं, ये मांग सकते हैं सेंटर से, और सेंटर पैसा देगी, बट उसके साथ वो कुछ कंडीशन रख देगी। तो और जब भी इनको पैसा चाहिए होता है उस समय इनको सेंटर की सहमति की आवश्यकता होती है, ठीक है। ये बकायदा आर्टिकल 293 क्लॉज 3 में लिखा हुआ है, और 293 क्लॉज 4 में ये भी लिखा है कि सेंटर जो है वो कुछ कंडीशन रखकर ये पैसा दे सकती है। और इन प्रैक्टिस की अगर हम लोग बात करें, जो ये पैसा जो इनको दिया जाता है और जिस कंडीशन के साथ दिया जाता है, उस पर केंद्र क्या करती है, फाइनेंस कमीशन का रिकमेंडेशन मांगती है, और उन्हीं के रिकमेंडेशन के आधार पर ये पूरी प्रोसेस होती है, पूरी प्रक्रिया हम लोग को देखने को मिलती है। कंसेप्ट क्लियर हुआ? ये चीज आप लोग को थोड़ी सी जानना जरूरी है। और आज की डेट में हर एक स्टेट जो है वो ऑलरेडी कर्जे में है सेंटर के, यानी कि सेंटर से ऑलरेडी इन्होंने पैसा ले रखा है, और सभी के सभी को सेंटर की सहमति की आवश्यकता होगी जब भी इनको बोरो करना होगा। और क्या सेंटर के पास अनरिस्ट्रिक्टेड पावर है, अनफिटेड पावर है, यानी कि अनलिमिटेड पावर है क्या इनके पास इस प्रकार की कंडीशन इंपोज करने की, यानी कि ये जो चाहे वैसा कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं। हालांकि इसके बारे में कोई भी प्रोविजन मेंशन नहीं, कहीं पर भी नहीं लिखा, इसका मतलब कर ही सकते हैं, राइट। ना ही कोई जुडिशियल प्रेसिडेंट हम लोग, यानी कि पुराना कोई जुडिशियल केस ऐसा कुछ नहीं देखने को मिलता, पुराना कोई ऐसा जजमेंट नहीं देखने को मिलता जहां पर जुडिशरी ने रेफर किया होगा कि इतनी फलाना इस टाइप की कंडीशन रख सकते नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ओपन है बिल्कुल, सेंटर खुली है, ये जो चाहे वो कंडीशन रख सकती है अपने अकॉर्डिंग। हालांकि इस पर ऑलरेडी 15th फाइनेंस कमीशन पर चर्चा हुई थी इस क्वेश्चन के बारे में, यानी कि मेंशन किया गया था, रेफरेंस किया गया था कि इस क्वेश्चन पर बात होगी, चर्चा होगी, बट एज सच कोई चर्चा वगैरह नहीं हुई 15th फाइनेंस कमीशन के दौरान, राइट। तो अभी भी ये जो क्वेश्चन है
कि सेंटर क्या अनलिमिटेड पावर रखती है इस केस में, अनलिमिटेड पावर यानी कि कंडीशन देने की, तो हाँ कह सकते हो आप रखती है, क्योंकि इससे रिलेटेड कोई भी प्रोविजन अवेलेबल नहीं है, और अगर अवेलेबल नहीं है तो ऑब्वियस ही बात है कि ये सेंटर जो है उसके पास पावर है, डेफिनेटली है, राइट, क्योंकि उसका डिस्क्रिशन ही हम लोग को देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये वाली चीज आप लोग को क्लियर होनी चाहिए, क्रिस्टल क्लियर एकदम। कंक्लूजन की बात करें अभी के मैटर की, अगर हम लोग देखें पूरी चीज कि सेंटर ने ये जो किया है वन नेशन वन राशन कार्ड की जो बात करी है कि ये जो है वो इंपोज करना है राज्य सरकार को अपनी अपनी राज्यों में अगर उनको पैसा चाहिए तो हालांकि ये कहीं ना कहीं गलत है, राइट, ये उचित नहीं है बिल्कुल। आप इस कंक्लूड कर सकते हो इस तरीके से कि जो केंद्र जो है वो इस प्रकार का जो प्रेशर क्रिएट करती है कंडीशन लगा के, तो वो गलत है। इसकी जगह अगर केंद्र, देखो हालांकि इसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं हो रहा, जो स्टेट जो है उनकी कोई फिजिकल हेल्थ को नुकसान नहीं हो रहा, ना उनकी मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को नुकसान हो रहा है, ना ही ऐसा हो रहा है कि स्टेट्स की जो लेजिटिमेट डोमेन है उस पर कोई खतरा हम लोग को नहीं देखने को मिल रहा। बट हाँ, कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि फेडरलिज्म पर यह खतरा हम लोग को देखने को मिलता है, क्योंकि जो आज की डेट में आप देख रहे हो वन नेशन वन राशन कार्ड हम लोग को देखने को मिल रहा है, इस पर चर्चा हुई। इसके अलावा हमने वन इलेक्शन के बारे में बात करी थी, वन नेशन वन इलेक्शन, राइट, याद आ रहा है। तो ये जो आज की डेट में जो चीजें हो रही है कहीं ना कहीं फेडरलिज्म पर खतरा टाइप की हम लोग को देखने को मिल रही है। खतरा इन द सेंस कि कहीं ना कहीं काफी कुछ चीजें सेंटर की तरफ से ऐसी आती है जो कि फेडरलिज्म को जो है वो हिलाती है। जो हमारी जो कंट्री, जो क्वाजी फेडरल कंट्री जो हम लोग को देखने को मिलती है ना, तो जो फेडरलिज्म का जो नेचर है हमारी कंट्री के अंदर कि स्टेट्स के पास अलग पावर है, सेंटर के पास अलग पावर है, कहीं ना कहीं सेंटर इस प्रकार की जो चीज करती है, मिंगल अप करती है, राइट, कि जो स्टेट्स हैं उनके ऊपर थोड़ा सा प्रेशर क्रिएट करती है और इस प्रकार की एक्टिविटी करती है, तो वो कहीं ना कहीं फेडरलिज्म पर हम लोग को खतरा देखने को मिलता है। तो देखिए, फेडरलिज्म के टॉपिक के ऊपर प्रिपेयर हो जाइए, क्योंकि इस प्रकार की चीजें बहुत लगातार देखने को मिल रही है। तो अच्छे से मेंस के लिए आप फेडरलिज्म टॉपिक पर अच्छे से प्रिपेयर करिए, और ये आज का आपका एक टास्क है, इस पर आप जरूर काम कीजिएगा, लिखिएगा। एटलीस्ट आपको 200 से 300 वर्ड्स पर एक अच्छा खासा आंसर लिखना है। मैं 300 इसलिए ज्यादा बोलता हूं जिससे कि आप अगर थोड़ी चीज ज्यादा लिख लेंगे तो एग्जामिनेशन के समय पर भले ही आप थोड़ा बहुत आप भूल भी जाओ तो भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, राइट, यानी कि आपका आंसर जो होगा वो बिल्कुल परफेक्ट होगा। इसलिए आज ही से इस प्रकार की प्रैक्टिस करना शुरू कर दो, राइट। तो ये वाली चीज है, और इस प्रकार से सेंटर को नहीं करना चाहिए, इस प्रकार का प्रेशर क्रिएट नहीं करना चाहिए राज्यों के ऊपर। सेंटर क्या कर सकती है, राज्यों के साथ बैठकर सलाह मशवरा जो है वो कर सकती है, मना सकती है राज्यों को वन नेशन वन राशन कार्ड को इंप्लीमेंट करने के लिए, बट इस प्रकार का प्रेशर क्रिएट करना वो उचित बिल्कुल नहीं है, राइट। तो इस प्रकार से आप अपने आंसर को कंक्लूड भी करेंगे। तो ये था पूरा ओवरऑल टॉपिक। आई नो कि मैंने इस टॉपिक पर थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रेच कर दिया। द रीजन बीइंग इज कि एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंपॉर्टेंट मामला है जिस पर हर एक कंसेप्ट आपके अच्छे से क्लियर होने चाहिए। अब नेक्स्ट टॉपिक की बात करें, सेंटर फॉर डिसेबिलिटी स्पोर्ट्स हम लोग को देखने को मिल रहा है। इसका उद्घाटन हो गया है ग्वालियर मध्य प्रदेश के अंदर। इसको ऑर्गेनाइज किया गया है डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज के द्वारा, जो कि आती है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंडर। एट प्रेजेंट हमारी पूरी कंट्री के अंदर कहीं पर भी ऐसी ट्रेनिंग फैसिलिटीज नहीं है स्पोर्ट पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए, राइट। और यहां पर सभी प्रकार की फैसिलिटीज प्रोवाइड कराई जाएंगी इस सेंटर में, जो ग्वालियर के अंदर हम लोग को देखने को मिल रहा है, और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाएंगी, जिससे कि हमारे जो स्पोर्ट्स पर्सन विद डिसेबिलिटीज हैं वो कंपीट कर पाए इंटरनेशनल लेवल पर। और सेंटर, ये जो केंद्र जो हम लोग को देखने को मिल रहा है, ये रजिस्टर किया गया है सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 पर। इसके अलावा यहां पर एक गवर्निंग बॉडी भी हम लोग को देखने को मिलेगी, जिसके जो अध्यक्ष जो होंगे, चेयरपर्सन जो होंगे, वो बेसिकली सेक्रेटरी हम लोग को देखने को मिलेंगे, आईएएस ऑफिसर हम लोग को देखने को मिलेंगे, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी के होंगे, राइट। तो ये चीज है जिसके बारे में आपको एक जानकारी होनी चाहिए। और पेपर 2 से रिलेटेड सिर्फ इतने ही टॉपिक्स थे। नाउ वी विल मूव ऑन टू पेपर 3। इस टॉपिक को थोड़ा सा ध्यान से सुनना। गूगल पे एप्लीकेशन आप उपयोग करते हैं, उस गूगल पे एप्लीकेशन से रिलेटेड एक मामला हम लोग को दिल्ली हाई कोर्ट में देखने को मिल रहा है। ये मामला क्या है, इसको हम लोग थोड़ा सा समझेंगे। तो देखिए गाइस, गूगल इंडिया डिजिटल सर्विस लिमिटेड, इन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट को कहा है कि गूगल पे, जी पे जो एप्लीकेशन है वो एक थर्ड पार्टी एप्लीकेशन प्रोवाइडर है, और कानून के तहत जो कहा जाता है कि जो थर्ड पार्टी के साथ कस्टमर का यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस ट्रांजैक्शन डेटा शेयर किया जा सकता है, ये कानून कहता है, और कानून के तहत इसको अलाउड है थर्ड पार्टीज के साथ ट्रांजैक्शन डेटा, यूपीआई ट्रांजैक्शन डेटा कस्टमर का वो शेयर किया जा सकता है। तो इसने ये कहा है दिल्ली हाई कोर्ट को। अब ये क्यों कहा, इसको आपको समझना थोड़ा सा जरूरी है। एक पिटीशन फाइल की गई थी गूगल इंडिया के पेमेंट एप्लीकेशन गूगल पे के अगेंस्ट, और ये दिल्ली हाई कोर्ट में ये पिटीशन फाइल की गई थी। पिटिशनर ने ये मेंशन किया था कि गूगल पे जो है वो उल्लंघन कर रहा है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस इंटरऑपरेबिलिटी
के नियमों का। अब ये यूपीआई इंटरऑपरेबिलिटी क्या होती है? तो इंटरऑपरेबिलिटी का मतलब बेसिकली ये होता है कि एक सिस्टम पर जब हम लोग डेटा डालते हैं तो उस सिस्टम से जो डेटा है वो कितने और मल्टीपल सिस्टम्स के साथ शेयर किया जा रहा है, और ये जो ये शेयरिंग ऑफ डेटा जो होती है अलग अलग सिस्टम्स के साथ, उसको हम लोग बोलते हैं ये इंटरऑपरेबिलिटी। यानी कि एक सिस्टम से आप मल्टीपल सिस्टम, यानी कि एक सिस्टम पर जो डेटा फीड हो रहा है उस डेटा को आप मल्टीपल सिस्टम्स के साथ शेयर कर रहे हो, राइट? तो ये जो एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन और शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन जिसको हम लोग कहते हैं, ये इंटरऑपरेबिलिटी कहलाती है। तो यहां पर पेटिशनर ने क्या चीज बोला है कि गूगल पे जो है वो यूपीआई इंटरऑपरेबिलिटी का के रूल्स का, नियमों का उल्लंघन कर रही है। अब ये कैसे है? तो उस पर दो तीन चीजें और बताई पेटिशनर ने ये चीज कही कि गूगल पे जो है वो अलाउ नहीं करती है न्यू यूजर्स को, नए यूजर्स को। जैसे कि अगर आप पहली बार गूगल पे पर रजिस्टर करते हैं तो आपके पास जैसे पहले ऑलरेडी आपने फोन पे कोई आईडी बनाई होगी, आपकी यूपीआई आईडी, या फिर अगर आपके बैंक की यूपीआई आईडी होगी, जैसे एसबीआई आपको यूपीआई आईडी दे देता है, वैसे ही अलग अलग बैंक्स आपको यूपीआई आईडी प्रोवाइड कराते हैं, या फिर आपने पेटीएम के थ्रू यूपीआई आईडी बनाई होगी, या किसी भी और दूसरे एप्लीकेशन पे आपने अगर जब भी यूपीआई आईडी बनाई हो अपनी, ठीक है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस आईडी या फिर वर्चुअल पेमेंट एड्रेस जिसको हम लोग कहते हैं, तो वो अगर आपने बनाया होगा, जैसे कि आपको पता होगा कि जो मेरा जो वर्चुअल पेमेंट एड्रेस जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा, राइट? वो एसबीआई का बनाया हुआ है मैंने, राइट? एसबीआई का ये वो है मेरी यूपीआई, ठीक है। तो यहां पर ये चीज कही गई कि जब भी आप गूगल पे का उपयोग करते हो, आप गूगल पे में रजिस्टर करते हो, तो गूगल पे आपको अलाउ नहीं करता है कि आप उस पर दूसरी आपकी एग्जिस्टिंग आईडी से उपयोग कर सकें, पेमेंट्स वगैरह कर सकें, वो आपको अलाउ नहीं करता। वो आपसे यही बोलता है कि आप जब इस पे एंटर हो रहे हो तो आपको अपनी नई यूपीआई आईडी बनानी होगी, आप अपनी पुरानी एग्जिस्टिंग यूपीआई आईडी इसमें उपयोग नहीं कर सकते, यानी कि उसको डाल के आप यहां पर गूगल पे पेमेंट नहीं कर सकते, राइट? तो ये चीज यहां पर कही गई इन्होंने, और ये कहा पेटिशनर ने कि जो ये अलाउ नहीं कर रहा है इस प्रकार की चीजें कि कस्टमर जो है, यूजर जो है, वो अपनी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग आईडी का उपयोग कर सके रजिस्ट्रेशन पर्पस के लिए गूगल पे के अंदर, तो वो जो नहीं कर पा रहे हैं, ये डायरेक्टली उल्लंघन है एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस का। अब एनपीसीआई की गाइडलाइन क्या कहती है इंटरऑपरेबिलिटी के ऊपर? तो ये कहती है कि यूपीआई पेमेंट्स प्लेटफॉर्म्स जितने भी हैं, जैसे कि पेटीएम हो गया, यूपीआई पेमेंट प्लेटफॉर्म है, उस पर भी आप यूपीआई के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं, फोन पे हो गया, राइट? तो जितने भी इस प्रकार के यूपीआई पेमेंट प्लेटफॉर्म्स हैं, इंक्लूडिंग गूगल पे ऑल्सो, तो वो बेसिकली कस्टमर्स को चॉइस देंगे कि उनको अपनी एग्जिस्टिंग आईडी के साथ वो ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, यानी कि वो रजिस्टर करके उस एप्लीकेशन में अपनी पहले से उनकी जो बनाई हुई जो आईडीज है उसके थ्रू वो ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। तो ये एनपीसीआई की गाइडलाइंस में था, जिस गाइडलाइंस को यहां पर कहा गया कि गूगल पे फॉलो नहीं कर रहा है। इसके अलावा पेटिशनर ने यह भी क्लेम किया है कि गूगल पे जो है वो एक पेमेंट सिस्टम प्रोवाइडर की तरह एक्ट कर रहा है, और ये पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट का उल्लंघन कर रहा है, और इसके पास सेंट्रल बैंक की तरफ से कोई भी वैलिड ऑथराइजेशन नहीं है इस प्रकार का काम करने की, यानी कि पेमेंट सिस्टम प्रोवाइडर की तरह काम करने का। बट आरबीआई ने इसका जवाब दिया है। आरबीआई ने कहा है कि दिल्ली हाई कोर्ट को कि गूगल पे एक थर्ड पार्टी एप्लीकेशन प्रोवाइडर है और वो किसी भी प्रकार से पेमेंट सिस्टम को ऑपरेट नहीं कर सकती, राइट? यानी कि हमारे पेमेंट सिस्टम जो होता है जिसको आरबीआई अपने पास रजिस्टर करती है, और पेमेंट सिस्टम के थ्रू ही आपके बैंक से पैसे निकलते हैं और दूसरे के अकाउंट में जाते हैं, राइट? आपके बैंक से निकलेगा और दूसरे के अकाउंट में जाएगा, यानी कि वो पेमेंट सिस्टम्स जो ऑपरेटर्स वगैरह जो होते हैं, जो पेमेंट सिस्टम पर काम करते हैं, ऑपरेट करते हैं, तो वो ही सिर्फ कर पाएंगे जिनको आरबीआई ऑथराइज करेगा, और उन ऑपरेटर्स के अंडर वेरियस दूसरी कंपनीज वगैरह या दूसरे सिस्टम्स वगैरह जो है वो अटैच हो सकते हैं। ठीक है, ये मैं आपको इजी तरीके से समझाने के लिए बताता हूं। जैसे कि ये हम लोग को देखने को मिल रहा है कि ये आरबीआई है, ठीक है, ये मान लेते हैं ये आरबीआई है। आरबीआई ने ऑथराइजेशन दिया इसको नीचे इसको, ठीक है, यानी कि ये एनपीसीआई हम लोग को देखने को मिल रहा है। और एनपीसीआई क्या कर सकती है? एनपीसीआई अपने अंडर वेरियस कंपनीज वगैरह जो है उनको रख सकती है, राइट? यानी कि इसके अंडर एनपीसीआई के अंडर हम लोग को वेरियस कंपनीज देखने को मिल सकती हैं। बट आरबीआई ने किसको ऑथराइज किया है? एनपीसीआई को, और एनपीसीआई के अंदर हम लोग को वेरियस कंपनीज देखने को मिल रही है। और मैंने भी आपको स्टार्टिंग में क्या बताया था कि गूगल पे जो है वो कस्टमर्स के जो डेटास वगैरह जो है उनका उपयोग कर रहा है, तो ऑब्वियस ही बात है कर सकता है, क्योंकि एनपीसीआई की गाइडलाइंस में इंटरऑपरेबिलिटी को लेकर ये चीज मेंशन्ड है कि मतलब जो यूपीआई डेटा जो है उसका उपयोग किया जा सकता है इंटरऑपरेबिलिटी के साथ जो कनेक्टेड जो कंपनीज हम लोग को देखने को मिलती है, यानी कि एनपीसीआई से कनेक्टेड जितनी भी कंपनीज होंगी तो वो इंटरऑपरेबिलिटी के थ्रू अपने ट्रांजैक्शंस वगैरह जो है वो शेयर कर सकते हैं, राइट? क्योंकि ये पूरे ट्रांजैक्शंस जो होंगे ऑब्वियस ही बात है कि ये पूरे एनपीसीआई के पास होंगे या दूसरे जो भी पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर्स हम लोग को देखने को मिलता है उनके पास होंगे, और उनके साथ अटैच्ड लिंक्ड जितनी भी कंपनीज होंगी, जितने भी सिस्टम्स होंगे,
उनको ये डेटा जो है वो ट्रांसफर किया जा सकता है इस कंपनी के द्वारा, एनपीसीआई के द्वारा। और एनपीसीआई ने भी बोला है कि गूगल पे ऑथराइज्ड है और पूरी तरह से सिक्योर्ड है। ये चीज क्लैरिफाई करी है एनपीसीआई ने, बकायदा नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा कहा गया है कि गूगल पे एक ऑथराइज्ड एप्लीकेशन है और पेमेंट जो भी गूगल पे के थ्रू हो रहे हैं ये प्रोटेक्टेड है, क्योंकि एनपीसीआई के अंडर हम लोग को गूगल पे देखने को मिलती है। और आरबीआई के जितने भी हम लोग को ये देखने को मिलते हैं, इसमें आप देख सकते हैं, यानी जितने भी ये पेमेंट वाली जो पेमेंट ऑपरेटर्स जो हम लोग को देखने को मिलते हैं पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 के तहत, तो वो इसमें आप देखिए सेकंड नंबर पर आपको एनपीसीआई भी दिखाई दे रही है। इसके अलावा काफी सारी आरबीआई की आप देख सकते हैं, ये पूरी लिस्ट यहाँ पर आपको मिल जाएगी। ये ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू मैं आपको बता रहा हूँ, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की, राइट। तो अभी जो ये पिटिशनर ने जो ये चीज कही है उस पर भी आरबीआई ने बिल्कुल क्लैरिफाई कर दिया कि गूगल पे एक थर्ड पार्टी एप्लीकेशन प्रोवाइडर है और वो डायरेक्ट इस प्रकार के ट्रांजेक्शन करने की उसके पास पावर्स है ही नहीं, यानी कि वो पेमेंट सिस्टम की तरह काम कर ही नहीं सकती है, पहली बात तो, राइट। ये पेमेंट सिस्टम का काम कौन करेगी? एनपीसीआई। और एनपीसीआई के अंडर हम लोग को फिर ये गूगल पे और इस प्रकार की एप्लीकेशंस देखने को मिलती हैं या कंपनीज देखने को मिलती हैं, राइट। तो ये वाली चीज है जिसके बारे में एक अच्छा आपको आइडिया होना चाहिए। इस प्रकार का एक इशू चल रहा है हालांकि, बट आपको थोड़ी बहुत चीजें एनपीसीआई की गाइडलाइन से रिलेटेड पता होनी चाहिए कि जितने भी कंपनीज वगैरह हैं, जैसे कि ये पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर्स जो हम लोग को देखने को मिलते हैं, कि ये अलाउ करते हैं एग्जिस्टिंग यूपीआई के थ्रू ट्रांजैक्शन करना, और अगर हाँ अलाउ नहीं कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो एनपीसीआई की गाइडलाइंस का उल्लंघन कर रहे हैं। इस चीज पर जो है वो कार्रवाई हो सकती है गूगल पे के अगेंस्ट, और फिर गूगल पे को जो है वो इस चीज को रिजॉल्व करना पड़ेगा, राइट। तो इस प्रकार की चीजें हम लोग को यहां पर देखने को मिल रही है। और इंटरऑपरेबिलिटी का मतलब क्या होता है? सिंपल चीज मैंने आपको बताया कि जब बेसिकली एक सिस्टम जैसे एनपीसीआई है, एनपीसीआई अपने अंडर वेरियस कंपनीज को अगर रखेगी, रजिस्टर करेगी, तो वो क्या कर सकती है? एनपीसीआई के पास जो ट्रांजैक्शन डेटा होता है वो इन के साथ शेयर कर सकती है, इन कंपनीज के साथ शेयर कर सकती है, राइट। तो ये चीज हम लोग को यहाँ पर इस प्रकार की नजर आ रही है। और वही चीज मैंने आपको बताया कि गूगल पे ने अभी दिल्ली हाईकोर्ट को ये चीज बोली कि गूगल पे, क्योंकि खुद ब खुद वो एक थर्ड पार्टी एप्लीकेशन प्रोवाइडर है और उसको अलाउ किया है यूपीआई इंटरऑपरेबिलिटी के थ्रू कि वो कस्टमर्स का डेटा जो है वो ट्रांजेक्ट, यानी कि कस्टमर के जो ट्रांजेक्शन डेटा जो है वो शेयर कर सकते हैं इनके साथ आपस में, राइट। तो ये चीज है, इनको अलाउ किया गया है बाकायदा कि वो थर्ड पार्टीज के साथ ऐसी चीज की जा सकती है, राइट। इसलिए ये गूगल पे के पास पूरा डेटा हम लोग को देखने को मिलता है और डेटा को लेकर ही ये पिटिशनर ने ये पिटीशन जो है वो फाइल किया था, राइट। और पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 की हम लोग बात करें तो ये प्रोवाइड कराता है रूल्स, रेगुलेशंस, सुपरविजन, मॉनिटरिंग प्रोवाइड कराता है पेमेंट सिस्टम जितने भी हमारे इंडिया के अंदर है उसके ऊपर, राइट। और इसने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को जो है वो अथॉरिटी के तौर पर डेजिग्नेट किया हुआ है कि जितने भी मामले होंगे, जितने भी मैटर्स हम लोग को इस प्रकार के देखने को मिलेंगे पेमेंट से रिलेटेड, ऑनलाइन डिजिटल पेमेंट से रिलेटेड या पेमेंट और सेटलमेंट से रिलेटेड, तो पूरे मामले जो है वो उस पर आरबीआई जो है वो निगरानी रखेगी और देखभाल करेगी पूरी चीजों की। और आरबीआई के पास ये ऑथराइजेशन है और आरबीआई ने एक कमेटी को भी बना के रखा हुआ है, सेंट्रल बोर्ड। ये कमेटी हम लोग को देखने को मिलती है आरबीआई की सेंट्रल बोर्ड में, और बोर्ड फॉर रेगुलेशन एंड सुपरविजन ऑफ पेमेंट्स एंड सेटलमेंट सिस्टम, बीपीएसएस, इस कमेटी को कहा जाता है, राइट। और ये पूरे जितने भी फंक्शंस जो भी दिए गए हैं, जो भी ड्यूटीज वगैरह दी गई हैं आरबीआई को करने की, मॉनिटरिंग करने की, पेमेंट सिस्टम को देखने की कि अच्छी तरीके से ये पेमेंट सिस्टम स्मूथली चले, किसी प्रकार का फ्लॉस इसके अंदर ना देखने को मिले, तो ये पूरी पावर जो है ये बीपीएसएस करती है, एंजॉय करती है, राइट, ये एक्सरसाइज करती है। तो ये था पूरा वाला टॉपिक इससे रिलेटेड। होपफुली आपको पूरी चीज अच्छे से क्रिस्टल क्लियर हो गई होगी। इस न्यूज की बात करें गाइस तो आरबीआई आज की डेट में फोकस कर रही है साइबर सिक्योरिटी के ऊपर। ये फोकस कर रही है कि जो हमारी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स हैं उनकी साइबर सिक्योरिटी जो है वो काफी स्ट्रेंथन हो जाए, क्योंकि साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड या साइबर क्राइम से रिलेटेड काफी ज्यादा मामले हम लोग को नजर आ रहे हैं, देखने को मिल रहे हैं। तो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स जो हैं उनकी साइबर सिक्योरिटी को स्ट्रेंथन करने के पर्पस के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अभी रिसेंटली टेक्नोलॉजी विजन फॉर साइबर सिक्योरिटी फॉर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स 2020 टू 2023 रिलीज करी है। तो 3 साल के पीरियड के लिए एक विजन आरबीआई के द्वारा रिलीज किया गया है कि इन 3 साल के पीरियड में अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स जो हैं उनकी साइबर सिक्योरिटी को बढ़ाने के कुछ पॉइंट्स, कुछ बिंदु हम लोग को यहां पर नजर आएंगे, देखने को मिलेंगे। और ये बेसिकली काफी सारे जो स्टेक होल्डर्स हम लोग को देखने को मिलते हैं, तो उन्होंने जो रिकमेंडेशन दिए थे उनके आधार पर ये पूरे विजन जो है वो आरबीआई के द्वारा तैयार किए गए। फोकस किया गया है कि साइबर सिक्योरिटी को बढ़ाया जाएगा, एनहेंस किया जाएगा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए। और आरबीआई प्लान कर रही है कि इन ऑब्जेक्टिव्स को ये अचीव करेगी। इनका 5 पिलर स्ट्रैटेजिक अप्रोच हम लोग को देखने को मिलती है, जिसको ग्वाड के नाम से जाना जा रहा है, GUARD। तो GUARD आप देख सकते हैं, ये पूरा ये आपको ग्वाड दिखाई दे रहा है। पहला गवर्नेंस ओवरसाइट है, यानी कि शासन की निगरानी रखना, यानी कि पूरी एक्टिविटीज इस प्रकार की हो रही हैं, ट्रांजेक्शंस वगैरह, तो उस पर निगरानी रखना, राइट, कि किसी प्रकार का लूपहोल ना हो जिससे कि मतलब साइबर सिक्योरिटी पर खतरा हम लोग को देखने को मिले या फिर साइबर क्राइम हो जाए, राइट। इसके अलावा यूटाइल टेक्नोलॉजी इन्वेस्टमेंट, यूटाइल यानी कि एडवांटेजियस, कि हमारे लिए लाभकारी जितनी भी टेक्नोलॉजीज होंगी उस पर हम लोग को इन्वेस्ट करना है,
राइट। एप्रोप्रिएट रेगुलेशन एंड सुपरविजन, एक एप्रोप्रिएट रेगुलेशन करना है, सुपरविजन मॉनिटरिंग रखनी है, रोबस्ट कोलैबोरेशन करना है, यानी कि अलग अलग स्टेक होल्डर से, अलग अलग आईटी की फील्ड के लोगों से, साइबर सिक्योरिटी की फील्ड के लोगों से, मतलब उनके साथ कोलैबोरेट करते हुए काम करना है, राइट। एक नेसेसरी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी साइबर सिक्योरिटी स्किल सेट जो है वो डेवलप करना है, राइट। तो इस पर फोकस किया गया है। ये डॉक्यूमेंट्स के अंदर जो वेरियस चीजें हम लोग को जो देखने को मिलती हैं, जो डिमांड है आने वाले 3 सालों के लिए, वो ये डिमांड है। इसमें और भी ज्यादा बोर्ड को इन्वॉल्व किया जाएगा कि बोर्ड जो है वो निगरानी रखे साइबर सिक्योरिटी के ऊपर, साइबर सुरक्षा पर अधिक बोर्ड निरीक्षण को शामिल किया जाएगा। तो ये चीज यहां पर बताई जा रही है। इसके अलावा यहां पर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक जो है उनको सक्षम बनाया जा रहा है कि बेटर तरीके से वो मैनेज कर सके पूरे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एसेट्स को और सिक्योर करवा के रख सकें, राइट, पूरी चीजों को। तो कुल मिलाकर ये साइबर सिक्योरिटी को लेकर ये विजन डॉक्यूमेंट हम लोग को देखने को मिल रहा है। और ये यहां पर ऑफ साइट सुपरवाइजरी मैकेनिज्म फ्रेमवर्क भी इंप्लीमेंट किया जाएगा। इसका मतलब ये है कि अलग से थर्ड पार्टीज को भी इंक्लूड किया जाएगा जो कि साइबर सिक्योरिटी को स्ट्रेंथन करेंगी इन बैंक्स की, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स की। और इसके अलावा एक फोरम डेवलप किया जाएगा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए, जहां पर इस फोरम में वेरियस, यानी कि एक प्लेटफॉर्म दिया जाएगा जहां पर वेरियस नई नई टेक्नोलॉजीज के बारे में डिस्कशन होगा, नई नई प्रैक्टिसेस के बारे में डिस्कशन होगा, जिससे कि आज की रेट की जो प्रॉब्लम्स जो हम लोग को देखने को मिल रही हैं उसको रिजॉल्व किया जा सके, यानी कि साइबर सिक्योरिटी, साइबर क्राइम से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स, इश्यूज जो हैं, राइट। इसके अलावा एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड किया जाएगा जिसके चलते सभी के सभी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक जो है वहां पर ट्रेनिंग और अवेयरनेस प्रोग्राम्स वगैरह प्रोवाइड करने को लेकर ये चीज हम लोग को देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं जिसके बारे में आपको एक आइडिया होना चाहिए कि साइबर सिक्योरिटी से यानी कि साइबर क्राइम से लड़ने के लिए और साइबर सिक्योरिटी को स्ट्रेंथन करने के लिए आरबीआई के कुछ वेरियस हम लोग को 3 सालों के प्लान्स या विजन्स देखने को मिल रहा है इस प्रकार के, जो आरबीआई के द्वारा रिलीज किए गए हैं। नेक्स्ट टॉपिक में बात हो रही है जिमेक्स के बारे में। जिमेक्स 2020 इसका चौथा एडिशन जिमेक्स यानी कि इंडिया जापान मैरीटाइम बायलैटरल एक्सरसाइज जो हम लोग को देखने को मिलती है। तो ये अभी 26 से लेकर 28 सितंबर के बीच में हम लोग को देखने को मिला था। ये नॉर्थ अरेबियन सी पर हुआ था। तो मैं अभी आपसे एक टास्क दे रहा हूं आपको, तुरंत अभी के अभी वीडियो को पॉज करो, आपकी दीवार पे जो बड़ा सा वर्ल्ड मैप दिखाई दे रहा है वहां पर जाओ, आप अरेबियन सी को देखो, नॉर्थ अरेबियन सी को, और उसके आसपास की कौन सी कंट्रीज है उनको एक बार उस पर निगरानी मार लो कि नॉर्थ अरेबियन सी में कौन सी कंट्रीज आती, कौन सी कंट्रीज टच करती है नॉर्थ अरेबियन सी को, राइट। तो उसको एक बार आप जाकर देखो अभी के अभी तुरंत। और अगर आपकी दीवार पे जहां पर आप पढ़ाई करते हो बड़ा सा वर्ल्ड मैप नहीं लगा है और बड़ा सा इंडिया मैप नहीं लगा है, तो जरूर कल ही खरीद लेना या आज ही खरीद लेना और जाकर चिपका लेना। इजीली मिल जाएगा आपके स्टेशनरी पे, कोई भी अच्छी स्टेशनरी होगी वहां पर मिल जाएगा, राइट। और हर 2 सालों में ये जिमेक्स एक्सरसाइज हम लोग को देखने को मिलती है, कंडक्ट की जाती है। इंडियन नेवी और जापानीज मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स के बीच में ये एक्सरसाइज होती है। जिमेक्स जो है इसकी शुरुआत 2012 से हुई थी। इनका स्पेशल फोकस होता है मैरीटाइम सिक्योरिटी कॉपरेशन को लेकर, समुद्री सुरक्षा सहयोग पर इनका ज्यादा फोकस हम लोग को देखने को मिलता है इस जिमेक्स एक्सरसाइज के दौरान, राइट। अब बात हो रही है डोमेस्टिक सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट इंश्योरर्स के बारे में, DSIIS के बारे में। तो ये क्या है इसको हम लोग समझते हैं। तो अभी बताया जा रहा है कि IRDAI इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इन्होंने आइडेंटिफाई किया LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया GIC को और द न्यू इंडिया अश्योरेंस कंपनी को। तो इनको इन्होंने आइडेंटिफाई किया है डोमेस्टिक सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट इंश्योरर्स DSIIS 2020 और 2021 के लिए। तो ये 3 पब्लिक सेक्टर इंश्योरर्स हम लोग को देखने को मिल रहे हैं जो कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस का लेवल जो है वो इंक्रीज करेंगे, कॉर्पोरेट प्रशासन जो है उसके स्तर को ये बढ़ाएंगे। ये आइडेंटिफाई करेंगे जितने भी रिस्क हम लोग को देखने को मिलते हैं, यानी कि इस सेक्टर में, इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर, और जितने भी रिस्क होते हैं, और एक अच्छा जो मैनेजमेंट कल्चर जो है, रिस्क मैनेजमेंट कल्चर, उसको डेवलप करने का और उसको प्रमोट करने का कार्य जो है वो इन 3 बेसिकली इंश्योरेंस कंपनीज का हम लोग को देखने को मिलेगा। और ये जितने भी DSIIs हम लोग को देखने को मिल रहे हैं, ये तीनों के तीनों जिनको आइडेंटिफाई किया है, तो इनकी जो रेगुलेटरी सुपरविजन है उसको एनहांस किया जाएगा। यानी कि ये पूरे जो इंश्योरेंस जो कंपनीज वगैरह जो होती हैं वेरियस, और जो पूरा ये जो इंश्योरेंस सिस्टम हम लोग को देखने को मिलता है, तो उनको ये चेक करेगी, देखेगी, राइट, कि इस सिस्टम के अंदर क्या क्या कमियां हैं, कहीं पर किसी प्रकार का घोटाला तो नहीं हो रहा, किसी ने इंश्योरेंस लिया है और वो इंश्योरेंस अब क्लेम कर रहे हैं तो उनको कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं आ रही, राइट। तो ये पूरी चीज जो है वो अभी ये 3 कंपनीज जो है वो और निगरानी रखेंगी और वेरियस सजेशन जो है, रिकमेंडेशन जो है वो IRDAI को प्रोवाइड कराएंगी, राइट। अब आपके लिए ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि ये DSIIs क्या होते हैं। तो देखो, जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है ना, इंश्योरेंस कंपनीज वगैरह, बहुत बड़ी कंपनीज, यानी कि जिसका कस्टमर बेस बहुत ह्यूज होता है, राइट। और जैसे कि LIC, आप LIC के बारे में तो जानते हैं कि LIC जो है
आप देखते होंगे कि कोई तीन इंश्योरेंस, कोई भी तीन लोग जिन्होंने इंश्योरेंस ले रखा होगा उनमें से कोई एक बंदा जो होगा उसने डेफिनेटली एलआईसी का इंश्योरेंस लिया होगा, राइट। तो एलआईसी का इंश्योरेंस जो है वो काफी सारे लोग लेते हैं। और ऐसे ही जीआईसी की बात करें हम लोग, या फिर ये जो द न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी की अगर हम लोग बात करें, तो ये बड़ी कंपनीज होती हैं इंश्योरेंस कंपनीज। तो ऐसी कंपनीज जो होती हैं जिनका फेल होना काफी ज्यादा नुकसानदायक हो सकता है। अगर ये कंपनीज फेल हो जाती हैं, यानी कि जो भी डिफॉल्ट होता है इन कंपनीज के अंदर, तो एक बहुत बड़ा इनका जो कस्टमर बेस है, यानी कि जो जिन लोगों ने इनके इंश्योरेंस को परचेज किया, उनको डायरेक्टली अफेक्ट होगा। जैसे कि बैंक्स में भी हम लोग बोलते हैं ना, टू बिग टू फेल, ये टर्म बैंक्स के लिए भी हम लोग को देखने को मिलता है। ऐसे कुछ बैंक जो कि काफी बड़े होते हैं और उनका फेलियर इंडिया के लिए काफी नुकसानदायक हो सकता है, इंडियन इकोनॉमी के लिए नुकसानदायक हो सकता है। वैसे ही इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर ये जो बड़ी कंपनी जो होती है, इनका अगर फेलियर या इनका डिफॉल्ट जो होगा वो बहुत नुकसानदायक हो सकता है रेस्ट ऑफ द, यानी कि मतलब जो पूरा इंश्योरेंस सेक्टर है हमारा उसके लिए, राइट। तो ये चीज आप लोग को थोड़ी सी पता होनी चाहिए। तो बड़ी बड़ी जो कंपनीज होती हैं उनको बेसिकली आइडेंटिफाई करके DSII का टैग मिलता है, और इसके बाद इन कंपनीज को कुछ पावर दे दी जाती है जिससे कि ये पूरे इंश्योरेंस सेक्टर को जो है वो सुपरवाइज करें, मॉनिटर करें, देखें कि इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर क्या क्या कमियां आ रही हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं। कोई ऐसी कंपनी तो नहीं है जो कि डिफॉल्ट कर रही है, कोई ऐसी कंपनी तो नहीं है कि कुछ रूल्स रेगुलेशन स्टैंडर्ड्स को फॉलो अप नहीं कर रही है। हालांकि IRDAI सब कुछ देखता है, बट इन कंपनीज को भी जो है वो थोड़ी सी पावर दे देता है IRDAI, जिससे कि ये कंपनी जो है वो मतलब इनके पास एक अच्छा खासा कंट्रोल रहा, और ये वेरियस सजेशन प्रोवाइड कराएं कि जिससे कि इंश्योरेंस सेक्टर को और बेटर तरीके से इंप्रूव किया जा सके। क्योंकि बड़ी कंपनीज है ना, बड़ी कंपनी से बड़ा बेस है, राइट। तो ये अगर IRDAI को एक अच्छा सजेशन रिकमेंडेशन प्रोवाइड कराएंगे तो ऑब्वियस ही बात है कि उसमें जो पूरा का पूरा इंश्योरेंस सेक्टर जो होगा वो और भी मजबूत बनेगा, और भी स्ट्रेंथन होगा, राइट। तो ये वाली चीज आप लोग को, ये कंसेप्ट आपको थोड़ा समझना जरूरी है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो बनने की संभावना है। और ये जो तीन इंश्योरेंस कंपनीज है वो उनका नाम बस आपको पता होना चाहिए प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से, ठीक है। तो ये था पूरा ओवरऑल टॉपिक। अब नेक्स्ट टॉपिक में बात हो रही है, बताया जा रहा है कि फेम स्कीम के अंडर इलेक्ट्रिक बसेस जो है उनको भी सैंक्शन कर दिया गया है। इलेक्ट्रिक बसेस, इलेक्ट्रिक से चलने वाली ये बसेस हम लोग को देखने को मिल रही है। सरकार ने सैंक्शन कर दिए 670 इलेक्ट्रिक बसेस अलग अलग स्टेट्स के अंदर अब हम लोग को देखने को मिलेंगी। ये स्टेट्स होंगे महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात, चंडीगढ़, और 241 चार्जिंग स्टेशंस भी होंगे मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, गुजरात में भी, पोर्ट ब्लेयर में भी। और ये फेज सेकंड जो हम लोग को देखने को मिल रहा है फेम इंडिया स्कीम का, उसके तहत ये चीज की गई है। फेम का फुल फॉर्म थोड़ा सा याद रखना, फेम का फुल फॉर्म है फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चर ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। तो ये इसका फुल फॉर्म हम लोग को देखने को मिलता है। और ये फेम स्कीम को लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज एंड पब्लिक एंटरप्राइजेस के द्वारा 2015 में। ऑब्जेक्टिव ये है कि हम लोग हमारी कंट्री के अंदर ज्यादा से ज्यादा इको फ्रेंडली व्हीकल्स, जिसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आती हैं, हाइब्रिड व्हीकल्स आती हैं, तो ये सब चीजें ज्यादा से ज्यादा हम लोग इसको प्रोड्यूस करें, हमारी कंट्री में प्रोडक्शन हो, मैन्युफैक्चरिंग हो इन सब व्हीकल्स का, और प्रमोशन हो, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा ये लोग बाग जो है वो ये सब व्हीकल्स, ये सब गाड़ियां वगैरह परचेज करें। क्योंकि ये गाड़ियों से फायदा क्या होगा, क्लाइमेट चेंज के जो इश्यूज हैं वो रिजॉल्व होंगे। क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो होती हैं तो उनसे निकलता नहीं है धुआं, पोल्यूशन नहीं होता उनसे, राइट। इलेक्ट्रिक, कभी भी किसी इलेक्ट्रिक गाड़ी के मतलब उसमें आपने देखा वो धुआं निकल रहा है उसमें से, नहीं निकलेगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो होती हैं इको फ्रेंडली हम लोग को देखने को मिलती है, राइट। तो ये चीज है। और दो फेजेस इस स्कीम के हम लोग को देखने को मिले थे। एक फेज जो है वो ऑलरेडी हो गया था, दूसरा फेज अभी चल रहा है। एक फेज शुरू हुआ था 2015 में, खत्म हो गया था 2019 में, और अब नया फेज जो शुरू हुआ है वो 2019 में हुआ है। अब ये 31 मार्च 2022 तक हम लोग को देखने को मिलेगा। सेकेंड फेज के अंदर क्या क्या चीजें हैं फेम 2 के अंदर, तो याद रखिएगा फेम 2 के अंदर हम लोग फोकस कर रहे हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ऊपर। ये देखो बस जो निकाली है हमने इलेक्ट्रिक बस, ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ऊपर हम लोग फोकस कर रहे हैं। ये फेम 2 का ही ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्ट हम लोग को देख, यानी कि गोल हम लोग को देखने को मिलता है, एम हम लोग को देखने को मिलता है, ऑब्जेक्टिव देखने को मिलता है। इसमें बेसिकली प्रमोट किया जा रहा है कि हम ज्यादा से ज्यादा व्हीकल जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन पर्पस के लिए लेकर आए, राइट। इंकरेज किया जा रहा है कि लोग ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को परचेज करें। यहां पर बेसिकली इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की जो इंडस्ट्रीज है उसकी ग्रोथ पर फोकस किया जाता है, जैसे कि चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कराना, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना इलेक्ट्रिक व्हीकल्स टेक्नोलॉजीज के ऊपर, और भी ज्यादा से ज्यादा इंडिजिनाइजेशन, यानी कि हम लोग अपनी कंट्री के अंदर ज्यादा से ज्यादा जो है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का प्रोडक्शन करें। तो ये आप इसको आत्मनिर्भर भारत के साथ भी लिंक कर सकते हो, मेक इन इंडिया प्रोग्राम के साथ भी लिंक कर सकते हो मेंस वगैरह में, राइट। 10,000 करोड़ रुपए का ये प्रोजेक्ट हम लोग को 3 सालों का देखने को मिल रहा है। 2022 तक का ये प्रोजेक्ट है पूरा फेम 2 का। और यहाँ पर चार्जिंग स्टेशन भी जो है वो सेटअप किए जाएंगे, ये भी इसी का पार्ट है। इसके अलावा लिथियम आयन बैटरीज के ऊपर फोकस किया जा रहा है, इलेक्ट्रिक मोटर्स के ऊपर फोकस किया जा रहा है, ये भी इस स्कीम के अंदर इंक्लूडेड है। आपको पता होगा इसकी हम लोग आज की रेट में डिपेंडेंट है बैटरीज के ऊपर दूसरी कंट्री, यानी कि बैटरीज अगर हमें चाहिए तो हम लोग को दूसरी कंट्री के ऊपर डिपेंडेंट होना होता है, राइट। जैसे कि चाइना हो गई, जापान हो गई, इन सब कंट्रीज की तरफ हम लोग को देखना पड़ता है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बैटरी के लिए,
राइट, लिथियम आयन बैटरीज के लिए। बट अब यहां पर कहा जा रहा है कि इंडिया में ही इन बैटरीज का हम लोग को प्रोडक्शन करना होगा, राइट। ये भी इसके अंदर शामिल है कि हम लोग इन बैटरीज का इंडिया में ही प्रोडक्शन करें, राइट, फोकस करें इन बैटरीज के प्रोडक्शन के ऊपर, क्योंकि अल्टीमेटली इलेक्ट्रिक व्हीकल्स किसके ऊपर चलती हैं, बैटरीज के ऊपर चलती हैं। और अगर हम लोग बैटरीज को इंपोर्ट कराएंगे तो हमारा ज्यादा पैसा जो होगा वो बाहर जाएगा, दूसरी कंट्री में जाएगा। तो उससे बेटर है कि हम लोग अपनी कंट्री में ही ये जो बैटरीज वगैरह उसकी प्रोडक्शन करें। इससे फायदा ये होगा, एक तो बाहर पैसा नहीं आएगा, और दूसरी बात हमारे इंडिया में लोगों को जॉब्स मिलेंगी, है ना, और हम आत्मनिर्भर बन जाएंगे, सेल्फ रिलायंट हम लोग बन जाएंगे, राइट। तो ये कुछ चीज है जिसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। इसके अलावा मैन्युफैक्चरर्स को इंसेंटिव भी प्रोवाइड किया जाता है इस स्कीम के तहत, यानी कि उनको वेरियस चीजों में जो है वो मतलब जैसे कि टैक्स रिबेट हो गया और काफी कुछ इस प्रकार की चीजें मैन्युफैक्चरर्स को प्रोवाइड की जाती है। इसके अलावा जो कंज्यूमर्स होते हैं, जैसे हमें अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल चाहिए तो जो हम लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल परचेज करते हैं उस पर सरकार भी सब्सिडी प्रोवाइड कराती है। तो इस प्रकार से कंज्यूमर्स को और मैन्युफैक्चरर्स को दोनों को प्रमोट कर रही है सरकार कि वो ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स मैन्युफैक्चर करें और कंज्यूमर जो है वो ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को परचेज करें। और प्रमोट किया जाता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वो इस पर इन्वेस्ट करें, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स टेक्नोलॉजीज के ऊपर, मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर, राइट। और इंसेंटिव मिलने की एलिजिबिलिटी क्या है, हालांकि दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट, फिर भी जान लो। तो देखो, सिर्फ बसेस जो हैं जिनकी प्राइस 2 करोड़ रुपए तक की है उस पर इंसेंटिव प्रोवाइड किया जाएगा। जो स्ट्रॉन्ग और प्लग इन हाइब्रिड्स हैं 15 लाख के नीचे की, 3 व्हीलर्स जो 5 लाख के नीचे की है, और 2 व्हीलर्स जो 1.5 लाख के नीचे की है, तो इस पर इंसेंटिव वगैरह प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये चीज हम लोग को फेम के अंदर देखने को मिल रही है, फेम स्कीम के अंदर और फेम 2 फेज के अंदर, राइट। तो ये चीज आप लोग को पता होनी चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक में बताया जा रहा है कि नासा ने अनवील किया है एक नया सोनिफिकेशन प्रोजेक्ट। काफी इंटरेस्टिंग है ये। आपने ये तो देखा ही होगा, इसको तो आप पहचानते ही होगे बिल्कुल बहुत अच्छे से। तो ये जब ऋतिक रोशन ने कौन सी आवाज निकाली थी तब ये आया था। तो वो जो आवाज निकालता है ना, टॉ 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 टॉ, तो उसी टाइप का कुछ ये चीज है यहाँ पे कि हमारे जो स्पेस है, स्पेस में वेरियस ऑब्जेक्ट्स हम लोग को देखने को मिलते हैं, जैसे ब्लैक होल हो गया, स्टार्स हो गया। तो इनके डेटा को बेसिकली आइडेंटिफाई करने के लिए कुछ साउंड जो है वो यहां पर बनाया गया है, और उन साउंड की मदद से ये पता लगाया जाएगा कि ये डेटा जो है वो कौन सा है, राइट। यानी कि डेटा को अलॉट किया है या उनको अलाइन किया है एक साउंड के साथ। तो ये है क्या बेसिकली, तो ये नासा का जो चंद्र एक्सरे सेंटर हम लोग को देखने को मिलता है, इसने एक नया सोनिफिकेशन प्रोजेक्ट जो है अनवील किया है, जिसके तहत डेटा जो है वो एस्ट्रोनॉमिकल इमेज का डेटा, यानी कि जितने भी डेटा एस्ट्रोनॉमिकल इमेज के हम लोग को देखने को मिलते हैं, चाहे वो स्टार हो, चाहे वो सन हो, चाहे वो ब्लैक होल हो, या स्पेस में कोई भी ऑब्जेक्ट हो, तो जो भी इमेजेस ऐसी हैं तो उसको ट्रांसफॉर्म किया गया है ऑडियो में, राइट। इसमें डेटा सोनिफिकेशन की अगर हम लोग बात करें तो ये साउंड वैल्यूज का उपयोग किया जा रहा है एक रियल डेटा को रिप्रेजेंट करने के पर्पस के लिए। ऑडिटरी वर्जन ये हम लोग को देखने को मिलेगा डेटा विजुअलाइजेशन का, यानी कि जो इमेज हम लोग देखते हैं उसकी जगह साउंड जो है वो सुनाया जाएगा, यानी कि उस साउंड से पता लगेगा कि हाँ ये साउंड जो है वो ब्लैक होल से एसोसिएटेड है, ये साउंड जो है वो स्टार से एसोसिएटेड है। तो ऐसा कुछ जो है ये बना रहे हैं, तैयार कर रहे हैं, राइट। और नासा का चंद्र सोनिफिकेशन प्रोजेक्ट की अगर हम लोग बात करें तो इसमें डेटा जो है वो बेसिकली म्यूजिकल नोट्स जो हम लोग को देखने को मिलते हैं ना, उनके आधार पर तैयार किया गया है। जैसे कि स्टार का बर्थ हुआ, या जो क्लाउड के जो डस्ट हैं, इसके अलावा ब्लैक होल है। तो ये सब चीजें बताया जा रहा है कि हाई या फिर लो पिच साउंड पर जो है वो सुनी जाएंगी, यानी कि आप साउंड सुनेंगे तो आप जो है वो आइडेंटिफाई करेंगे कि हाँ ये साउंड जो है वो ब्लैक होल से रिलेटेड है, एसोसिएटेड है। तो इस प्रकार का कुछ प्रोजेक्ट है ये हम लोग को देखने को मिल रहा है। चंद्र एक्सरे प्रोजेक्ट की बात करें तो ये चंद्र एक्सरे ऑब्जर्वेटरी जो है वो लॉन्च की गई थी स्पेस शटल कोलंबिया, जो हम लोग को देखने को मिलता है 1999 में ये की गई थी यूएसए के अंदर। और ये पार्ट जो है वो नासा के ग्रेट ऑब्जर्वेटरीज का हम लोग को देखने को मिलता है। एक्सरे यूनिवर्स की अगर हम लोग बात करें तो देखो वेरियस टेलीस्कोप से हमारे पूरे यूनिवर्स को जो है वो उसकी इमेजिंग की गई थी, इमेज उसकी निकाली गई थी, और उसकी इमेज को देखकर यानी कि टेलीस्कोप से स्पेस को देखकर पूरे स्पेस का जो एक चार्ट जो है वो तैयार किया गया। एक चार्ट, एक मतलब आप समझ रहे होंगे ना चार्ट क्या होता है, जैसे कि वो बड़े बड़े चार्ट नहीं होते पोस्टर्स वगैरह, उस टाइप का तैयार किया गया। और ये जो चार्ट था वो एक्सरे चार्ट था बेसिकली। और एक्सरे कहां पर प्रोड्यूस होते हैं ये पता लगता है हम लोग को जब किसी भी जगह पर कोई भी ऑब्जेक्ट है स्पेस के अंदर, वहां पर अगर हीट होती है, यानी कि वो अगर हीट छोड़ रहा है तो वो जगह पर एक्सरे जो है वो आ जाता है, यानी कि एक्सरे उस बन जाता है उस जगह का, राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिलती है। और ऐसा टेम्परेचर कब होता है, जब कहीं पर हाई मैग्नेटिक फील्ड्स होती हैं या एक्सट्रीम ग्रेविटी होती है, राइट, या एक एक्सप्लोसिव धमाके वाला फोर्स होता है, राइट। तो स्पेस के अंदर तो ऐसी जगह पर एक्सरे जो है वो कैप्चर हो जाता है, और ऐसी इमेज जो है, ऐसा चार्ट जो है वो तैयार किया हुआ है ऑलरेडी नासा ने, राइट। और ये जो टेलीस्कोप जो है इसका नाम जो रखा गया है वो बेसिकली नोबेल प्राइज विनिंग इंडियन एस्ट्रोफिजिसिस्ट
सुब्रमण्यम चंद्रशेखर जी के नाम पर रखा गया है। तो मेरा आपसे एक टास्क है, यानी कि आपको एक टास्क दे रहा हूं मैं, ये सुब्रमण्यम चंद्रशेखर जी जो हैं, तो इनके बारे में आप विकिपीडिया पे एक बार सर्च करके थोड़ा सा पढ़ लीजिए, यानी कि विकिपीडिया का जो पहला पैरा होता है ना, बस सिर्फ उतना आप पढ़ लीजिए इनके बारे में। ठीक है, तो ये एक आपके लिए एक छोटा सा टास्क है आज का। एंड बस सिर्फ आज इतने ही टॉपिक्स थे गाइस, और मैंने आपको जितने भी टॉपिक्स पढ़ाए हैं अगर अच्छे से क्रिस्टल क्लियर हुए हैं दिमाग में, तो आप लेक्चर को लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा अच्छा लगा है आपको तो, और अगर आप नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा भी जाना नहीं है, मैं आपको जनरल स्टडीज के टॉपिक्स एज होमवर्क दे रहा हूं। पहला टॉपिक वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम के बारे में आप पढ़िए। ओपन मार्केट बोरिंग्स क्या होती है, हालांकि इसके बारे में पहले भी काफी डिटेल में आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं, तो ये दोनों ही टॉपिक्स हालांकि अपन ने पढ़े हुए ऑलरेडी, तो इन दोनों टॉपिक्स को आपको पढ़ना है, इनसे रिलेटेड हैंड रिटन नोट्स बनाना है, और अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स पे लिख दीजिएगा सर होमवर्क डन, मुझे पता लग जाएगा आपने होमवर्क कंप्लीट कर लिया है। पहला वाला जो ये टॉपिक है वन नेशन वन राशन कार्ड का, ये पेपर 2 का है, दूसरा टॉपिक पेपर 3 का है। ठीक है, एंड गाइस अगर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो इस लेक्चर की पीडीएफ के लिए आप मंथली पैकेज को ज्वाइन कर सकते हैं। पीडीएफ होना काफी इंपॉर्टेंट होता है स्पेशली स्मार्ट स्टडीज के लिए, क्योंकि अगर आप रेगुलर बेसिस पर करंट अफेयर्स के नोट्स बनाते रहेंगे तो आपका मैक्सिमम टाइम नोट्स मेकिंग में चला जाएगा। तो मेरा ऑब्जेक्टिव ये होता है कि आप पढ़ाई किस तरीके से करें कि जब मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो आप सिर्फ आपका पूरा फोकस होना चाहिए स्क्रीन के ऊपर, कंसेप्ट को समझने के ऊपर होना चाहिए, और पढ़ते पढ़ते वेरियस जो फैक्ट्स है उनको मेमोराइज करने के ऊपर होना चाहिए। राइट, तो ये 3 चीज सिर्फ आप करेंगे, और आप नोट्स वगैरह अगर बनाएंगे तो ये आपका, हालांकि देखो क्या होता है कि उसमें टाइम काफी कंज्यूम होता है, हो तो सब चीजें पॉसिबल हो जाती हैं, उसमें कोई वो नहीं है, पर टाइम काफी ज्यादा कंज्यूम होता है। और मैंने बेसिकली फोकस यही किया गया है कि मेरे स्टूडेंट जो है वो अपना टाइम कंज्यूम ना करें, वो सिर्फ जो है पढ़ाई पर फोकस करें। और दूसरी चीज, इस मंथली पैकेज को आप परचेज करते हैं तो इसमें आपको क्या फायदे मिलते हैं। एक तो देखो, मैं जब आपको रेगुलर पीडीएफ देता हूं, तो मैं जब पीडीएफ आपको प्रोवाइड कराता हूं उसमें मेरा जो इंटेंशन होता है वो ये होता है कि आप मॉर्निंग में लेक्चर देखें, उसके बाद फिर आप अपने जनरल स्टडीज के टॉपिक्स पढ़ें, आपकी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करें, और रात में सोने से पहले जो पीडीएफ है उसको एक बार आप रिवाइज कर लें। और दूसरी बार आपको पीडीएफ दी जाती है वीक में, यानी कि हर संडे आपको पिछले पूरे हफ्ते में जितनी भी न्यूज अपन ने कवर्ड करी हुई थी उन पूरी न्यूज का एक सिंगल कंपाइलेशन होता है, यानी कि एक सिंगल पीडीएफ में पूरी न्यूज कवर्ड रहती है। राइट, तो ये दूसरी बार मैं आपको इस तरीके से पीडीएफ प्रोवाइड कराता हूं, और इसके बाद यानी कि रेगुलरली तो आपको मिल ही रहा है पीडीएफ, इसके अलावा आपको एक वीकली कंपाइलेशन भी मिलता है और मंथली कंपाइलेशन भी मिलता है। और ये इन 3 तरीके से पीडीएफ देने का पर्पस ये होता है कि आप रिवाइज करें करंट अफेयर्स को, क्योंकि देखो क्या होता है, आप किसी भी सक्सेसफुल एस्पिरेंट से पूछ लेना, उनका सक्सेस मंत्र जो होता है वो यही होता है कि रिवीजन। तो और अगर आपने एक टॉपिक को 3 बार इस पैटर्न में रिवाइज कर लिया, जिस पैटर्न में मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा रहा हूं, पुशअप कर रहा हूं आपको कि भाई पढ़ो, तो उस पैटर्न में अगर आपने कर लिया तो आपको कोई भी नहीं रोक सकता है मेंस में बैठने से। राइट, तो ये चीज मैं गारंटी के साथ कहता हूं, क्योंकि रिवीजन जो है वो अल्टीमेट जो है वो सक्सेस मंत्र है। और काफी सारे स्टूडेंट्स रिवीजन कर नहीं पाते प्रॉपर टाइम पे, बट अगर आप ये मंथली पैकेज ज्वाइन करेंगे तो ना ही सिर्फ आपको यहाँ पर पीडीएफ मिलेगी, आपको एक पुशअप भी मिलेगा रिवीजन करने का। इसके अलावा अक्टूबर में और भी काफी सारी चीजें आ रही हैं, डोंट वरी, मैंने प्लानिंग करके रखी हुई है। एंड इसकी पूरी जो कॉस्ट है, पूरे महीने की जो कॉस्ट है इस पीडीएफ की है मिनिमम 100 रुपीज पर मंथ की है। और इतना ही नहीं मिलता आपको सिर्फ डेली पीडीएफ, बल्कि आपको मंथ के एंड पर एक प्रिंट फ्रेंडली मैगजीन भी आपको प्रोवाइड की जाती है, इंग्लिश की अलग हिंदी की अलग, जिसको आप आराम से प्रिंट आउट करा के अपने पास रख सकते हैं। राइट, तो ये पूरी चीज जो आपको मिलती है ये मिनिमम 100 रुपीज पर मंथ पे मिलती है, और इससे रिलेटेड पूरी जानकारी कि आपको कैसे परचेज करना है ये नीचे आपको डिस्क्रिप्शन पर A to Z पूरी जानकारी लिखी हुई है, वो आप पूरा पढ़ लीजिए, और या फिर कमेंट बॉक्स के पिंड मैसेज पर आप देखेंगे तो आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आपको 7 महीने के करंट अफेयर्स चाहिए जनवरी 2020 से लेकर जुलाई 2020 के, तो ये भी अवेलेबल है। इसकी कॉस्ट सिर्फ 300 रुपए है पूरे 7 महीने के करंट अफेयर्स की। इसके बारे में भी एक वीडियो मैंने बना के रखा हुआ है, डिस्क्रिप्शन पर उसकी भी लिंक आपको मिल जाएगी। एंड चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा जरूर, बेल आइकन पे भी हिट कीजिएगा। चैनल का नाम करंट अफेयर्स बाय कमलाक्ष झा है, सेम नाम से टेलीग्राम पर भी एक चैनल है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, और अगर आप फेसबुक पर हैं तो आप मेरे नाम कमलाक्ष झा को सर्च करके मुझे वहां पर आप ऐड भी कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग मिलेंगे कल, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड, टाटा।